ये है कोविड के टाइम की बात है, जब आपको सोशल मीडिया पे हमने देखा कि वो खुद भी एक इंस्पायरिंग वुमेन है, तो उन्होंने मुझे हर वक्त पे हर मोड़ पे इंस्पायर किया। लेकिन आपने तो कोई ना तो कुक रखे ना कोई मैन पावर आपके पास थे, आप तो अकेले ही बनाते थे जी, इतने। कि अगर आप दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को ना पता चले। पाव भाजी बहुत ज्यादा मांगते हैं बच्चे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है। उस जमाने में जब जो ग्रोसरीज थी वो इंडिया की और उनकी बहुत डिफरेंट रहती थी, तो वहाँ पे कैसे उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया। The Haryana Talks presents She Talks, a podcast series dedicated to women, brought to you by our proud sponsor LPS Bosard and co-sponsored by Pathania School and Shri Balaji Mishthan Bhandar. नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स के सी टॉक्स कैंपेन में आज हमारी मेहमान है डॉक्टर देवीना बुधवार। डॉक्टर देवीना बुधवार ने एमडी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और खाना बनाने का बड़ा शौक़ है। खाना बनाने का ही नहीं, खाना खिलाने का भी शौक़ है। तो आज हम देवीना से बहुत सारी बातें करेंगे, उनके जीवन से जुड़ी भी और युवाओं से जुड़े मुद्दे भी। देवीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे अपने इस इंस्पायरिंग सीरीज़ में बुलाने के लिए, शी टॉक्स में, और मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ इस इंस्पायरिंग सीरीज़ को हमारे रोहतक शहर में शुरू करने के लिए, क्योंकि हम मेट्रो सिटीज़ में तो ये बहुत टाइम से देख रहे थे, बट यहाँ होने का एक बहुत अच्छा हमें अवसर मिला है। अच्छा, आपने पीएचडी तो इंग्लिश से की, कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास? इंग्लिश लिटरेचर था। और टॉपिक क्या था आपका? फूड, जेंडर एंड आइडेंटिटी इन द वर्क्स ऑफ डायस्पोरिक वुमेन राइटर्स। तो आपने फूड को ही क्यों चूज किया इसमें? एक्चुअली फूड मेरा पैशन था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको फूड और लिटरेचर को कंबाइन करके कुछ काम करना शुरू करूं। तो मैंने उसके ऊपर पीएचडी करी फिर। और विमेन राइटर्स मैंने इसलिए चूज़ किए क्योंकि खाना शायद औरतों के ही पाले में आता है, जैसा अपने हरियाणा में कहा जाता है। तो मैंने उसके ऊपर काम किया और वुमेन राइटर्स जो डायस्पोरा लैंड पे गई उनके लिए किया कि औरतों को बाहर के विदेशों में जाके, उस ज़माने में जब जो ग्रोसरीज थी वो इंडिया की और उनकी बहुत डिफरेंट रहती थी, तो वहाँ पे कैसे उन्होंने किस तरीके से सरवाइव किया, किस तरीके से उन्होंने फूड के साथ अपने आप को एसिमिलेट किया उस कल्चर के अंदर, क्योंकि खाने के साथ हमारी आइडेंटिटी भी जुड़ी रहती है, बहुत सारी चीज़ें खाने के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैंने जेंडर का तो देखो स्पेसिफिक रोल आ ही जाता है खाने, जब खाने की बात होती है तो मैंने उसके अंदर इसीलिए सोचा करने का। तो कितना टाइम लगाया आपने पीएचडी करने में? कंप्लीट हो गया 3 साल में हो गया या ज़्यादा लगा? नहीं, मैंने पूरे 3 साल में कंप्लीट कर दिया था। तो लड़कियों को तो जैसे पीएचडी करवाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो आपको भी बेलने पड़े? नहीं, ऐसा नहीं था। मुझ पे भगवान की इतनी कृपा थी कि जो मेरी गाइड थी डॉक्टर नीलम हुड्डा, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा पापड़ बेलने वाला काम नहीं हुआ मेरा और उनका। तो बहुत अच्छा रहा मेरा पीएचडी का सफ़र उनके साथ, क्योंकि वो खुद भी एक इंस्पायरिंग वुमेन है, तो उन्होंने मुझे हर वक्त पे हर मोड़ पे इंस्पायर किया और मैंने उनके साथ अच्छा काम किया फिर। तो आजकल की शहरी लड़कियां जो हैं वो किचन में तो जाती नहीं और आप किचन से बाहर नहीं निकलती है। जो किचन से प्यार हुआ, ये कैसे संभव? मेरा और किचन का कनेक्ट बचपन में ही हो गया था। मुझे एक्चुअली खाने का भी बहुत शौक था। बहुत ज़्यादा खाते हो? बहुत ज़्यादा नहीं, शौक था खाने का। खाती नहीं हूँ। आपको खुद भी पता है कि मैं कितना खाती हूँ, पर ये है कि मुझे खाना बनाने का शौक तभी हुआ, मेरी मदर वर्किंग थी, तो उनके पीछे से मुझे ये होता था कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ और कुछ नया बना के खाएं हम लोग, मैं और मेरा भाई। तो हम दोनों पीछे से कुकिंग के उसमें करते थे, वो मुझे सामान ला के देता था और मैं चीज़ें बनाती थी। तो क्या क्या बना लेते हो? आप कुछ भी नाम लीजिए, मैं वही बना लेती हूँ। नहीं, हमें तो इस पता नहीं कि फूड में क्या क्या आते हैं। रसोई में हम तो कभी घुसे नहीं, हमारी तो माता पिता, बहन और वाइफ, इसके अलावा तो कभी कभार चाय बना लेते हैं हम तो। नहीं, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आपको चाइनीज़ चाहिए, साउथ इंडियन चाहिए, इंडियन चाहिए, अपना हरियाणवी खाना भी, चूरमा भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। चूरमा बना लेते हो? चूरमा बहुत उसमें तो अच्छा जोर बहुत लगता है। बिल्कुल लगता है। ये पता है कि उसमें घी कितना डलता है? बिल्कुल, घी की मात्रा तो आप पूछे ही नहीं है उसमें डलने की, क्योंकि वो तो अबंडेंस में डलता है। अच्छा, ये जैसे खाना बनाते बनाते ये खाना खिलाने का शौक़ कैसे आया? हम आपको जैसे आइडेंटिटी जो आपकी बनी, जो हमने आपकी एक पहचान
निकल के सामने आई कि भाई आप खाना अच्छा बनाते भी हो और अच्छा खिलाते भी है। ये है कोविड के टाइम की बात है, जब आपको सोशल मीडिया पे हमने देखा, हाँ जी। जब जो स्लम बस्तियों में और जो ये लेबर क्लास जो है फैमिलीज, उनके बच्चों को आप खाना खिलाते हो। ये कब से शुरू किया, कोविड से या उससे पहले से ही? नहीं, हाँ, ये उससे पहले से ही चल रहा था। और जैसे कहते हैं कि अगर आप दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को ना पता चले, तो मैं और मेरे फादर ये शुरू से करते थे, मतलब बहुत टाइम से उनके साथ में ये कर रही थी। तो जैसे ही वो जब एक्सपायर हुए तो उसके बाद मैंने खुद ये सोचा कि मैं इसको खुद कंटिन्यू रखूं कि और मेरी मदर ने मुझे इस चीज़ में बिल्कुल सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया और उसके बाद कोविड तो आ ही गया था। तो कोविड के टाइम पे तो हमारा काम ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना चाहिए होता था उस टाइम पे। तो कोई लेबर क्लास जो थी उनका भी काम बंद हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वर्कआउट किया और फिर सडनली एक न्यूज़ चैनल ने मुझे कैप्चर कर लिया, यहाँ लोकल न्यूज़ चैनल ने। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग मीडिया में भी ये सब आने लगा और आज बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं हमें। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे लोगों ने सेवा तो की, खाना बनाया भी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुक रखे, काफ़ी लोग मैन पावर उन्होंने लगाई, लेकिन आपने तो कोई ना तो कुक रखे ना कोई मैन पावर आपके पास थे, आप तो अकेले ही बनाते थे जी, इतने। बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक कैसे है। आप 40 50 लोगों का खाना एक साथ कैसे बना लेते हो? मुझे मेरी मदर का भी सपोर्ट है, मेरा भाई भी मुझे सपोर्ट करता है, मेरे मामा जी हैं वो मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो बाहर से सामान लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था कोविड के टाइम में। तो वो ये सब चीज़ें मुझे प्रोवाइड कर देते थे लाके। और घर में तो फिर मेरी मदर और मैं, हम लोग लगभग दोनों मिलके खाना बनाते थे उस टाइम पे। तो अब ये जो स्लम बस्तियों में जहाँ पे खाना लेके जाते हो, तो वो आपको कहते हैं देवीना दीदी आ गई है, आज उनकी डिमांड का कुछ खाने को मिलेगा, वो कोई डिमांड करते हैं या आप ही अपनी पसंद से उनको बना के खिलाते हो? लगभग वो जब मुझे जो भी बोलते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों से पूछ लूँ कि आप क्या खाना चाहेंगे और कैसा रहे, क्या चीज़ आपको पसंद है, ताकि क्योंकि उनकी देखो ज़रूरत पूरी करने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो मुझे यही लगता है कि मैं अगर उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो बहुत बड़ा मेरे लिए एक लाइफ में वो रहेगा कि हाँ मैंने कुछ अलग किया है उन बच्चों के लिए। तो अब कभी कभार ये भी होता है कि मैं खुद भी बना कर ले जाती हूँ, क्योंकि जब मैं न्यूट्रिशियस चीज़ों की बात करती हूँ तो बच्चों को ये लगता है कि यही मिलेगा क्या। तो नेक्स्ट टाइम फिर वो थोड़ा सा उनको ये रहता है कि अच्छा इस बार आप हमें बर्गर खिला दो, पिज़्ज़ा खिला दो या कुछ भी अलग। तो पाव भाजी भी बहुत बनाते हो? पाव भाजी बहुत ज़्यादा मांगते हैं बच्चे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो इसीलिए। अच्छा ये बताइए कि जैसे कितने के लोगों को आपने ये खाना खिलाया होगा अपने हाथ से बना के आज तक? ये लंबा मैंने टाइम मैक्सिमम 125 से 130 लोगों को खिलाया हुआ है बना के। और एक टाइम में? एक टाइम में। वैसे अगर हम काउंट करें अगर हम रैंडमली देखें तो 40 to 50 बच्चों को मैं खिला देती हूँ। नहीं, वैसे अगर हम हजारों में बात करें कि जैसे कोविड से लेके अब तक ऐसे कितने लोगों को आप वो तो अनकाउंटेबल है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जाती हूँ फूड ड्राइव्स पे, आपने देखा ही होगा। तो और मैं वहाँ पे शूट भी इसीलिए करती हूँ साथ साथ कि बच्चों को और भी सपोर्ट लोग करें। तो ये फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे, कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंडिचर होता है इसमें? जी तो जी फाइनेंशियल सपोर्ट्स मेरे अपने तो फाइनेंसेस जो हैं ही हैं, प्लस मेरी मदर भी सपोर्ट करती हैं और साथ में मेरे रिलेटिव्स भी हैं, वो भी सपोर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से ड्राइव कर रही हूँ और कभी फाइनेंशियल और भी हो तो कज़न्स भी हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। और इवन मेरी गाइड भी मुझे सपोर्ट करती हैं कि किसी भी टाइम तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उन बच्चों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अच्छा, जैसे आजकल लड़कियों को एक बड़ा इशू देखने को मिलता है कि भाई वो वेल सेटल्ड है, अच्छी एजुकेशन है, जॉब भी है, इसके बावजूद भी वो शादी नहीं करती। तो ये क्या ये लड़कियों की उनकी कोई सोच है या उनको कोई किसी चीज़ का डर है, क्यों नहीं शादियाँ करना चाहती? ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता। देखो हम केसेस देखते हैं नो डाउट, और सोसाइटी में बहुत कुछ हो भी रहा है ऐसा जिससे हमें डर भी लगता है शादी करने के लिए। पर ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। और ठीक है, पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद इंडिपेंडेंसी तो आ जाती है। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी नहीं करनी चाहिए।
नहीं, करनी नहीं चाहिए, करती नहीं, मैं ये कह रहा हूँ करनी नहीं चाहिए। करती नहीं है, क्योंकि आजकल कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए, तो उन्हें ये रहता है कि पहले हम अपना कैरियर में सेटल डाउन हो जाएं, तो उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई सुटेबल मैच मिलता है तो जॉब का आप क्या देखते हो? जैसे कहते हैं कि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, जॉब नहीं मिल पाती, तो आप लोग तो पीएचडी भी आपने कर ली है और उसके नाम के आगे डॉक्टर भी लिखा गया है, तो आपने जॉब के लिए ट्राई किया? अभी तक तो देखो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट हाँ मैं प्राइवेट जॉब कर ही रही हूँ, और गवर्नमेंट जॉब्स का तो आपको पता ही है कि अभी जॉब्स हैं ही नहीं, स्कार्सिटी तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जब लड़कियों को जब इतनी, या लड़कियाँ कोई भी हुआ, जब उनको जॉब नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने के बावजूद भी, नेट जेआरएफ और पीएचडी करने के बावजूद जॉब नहीं मिलती, तो उस समय उनकी मनोदशा कैसी होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और आजकल के टाइम में मैं ये केसेस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि बहुत लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें वो सुटेबल जॉब नहीं मिल रही है जिसके लिए हम इतना सब पढ़े हैं, और पीएचडी करने तक तो आपको भी पता है कि कितने साल लग जाते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट अपनी जो 20s वाली एज होती है उसको भी क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद प्रॉब्लम है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, स्कार्सिटी है, तो फिर उसमें क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, डिप्रेशन एक नया वो आ चुका है बच्चों के अंदर, जो हमारे जैसा यूथ है उसके अंदर। तो आप जैसे बच्चों को या गरीब लोगों को खाना तो खिलाते ही हो, क्या ऐसे भी कोई बच्चे ऐसे हैं जो परिवार है जिनको आप एजुकेशन भी जो नहीं ले पाते, उनके फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या भाई वो पैसे नहीं दे पाते फीस के लिए, तो ऐसे बच्चों को आप पढ़ाते हो? हाँ जी, मैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ, क्लास 10 से लेके अभी एक बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था, 2 बच्चे थे, उनमें एक को हमने बीकॉम में एडमिशन दिलवाया और एक को होटल मैनेजमेंट में। तो जो होटल मैनेजमेंट में बच्चा है वो वेटर का काम करता था, तो तब उसे 500 रुपीज़ पर वो शादी जो शाम को करता था ओकेजन, उस टाइम पे मिलता था। और जब उसने इंग्लिश सीख ली तो मैंने उसे थोड़े बहुत फ्रेजेस सिखा दिए, मे आई सर्व यू, मे आई हेल्प यू, और इस तरीके से के फ्रेजेस सीखने के बाद उसके जो वेजेस थे वो 500 से 700 रुपये हो गए, जस्ट बिकॉज कि वो इंग्लिश बोलना और थोड़ा सा ड्रेसअप होना उसकी सेंस आ गई, तो इस वजह से। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कोई ये जो खान पान का वो है, जो आप रेसिपी बनाते हैं अलग अलग, तो इसके लिए कोई आपने प्रोफेशनल कोर्स भी किया है? नहीं, मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है इसके लिए, बट कहीं ना कहीं से मुझे सीखने को मिल जाता है। मेरी ताई जी हैं, वो मुझे शी कीप्स ऑन कॉलिंग मी कि आज मैंने ये नई रेसिपी बनाई, अगली बार तो अपनी फूड ड्राइव में बच्चों को ये खिलाना, ये बहुत टेस्टी था। तो इस तरीके से मुझे रेसिपीज़ जो घर से ही जो है मुझे मिल जाती हैं। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? मेरी स्कूलिंग रोहतक से ही है, डीपीएस स्कूल से। डीपीएस से जी। और हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक। अच्छा, तो ये बताइए कि यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल है वो कैसा है? बहुत अच्छा है, और मुझे तो यूनिवर्सिटी में मैं आफ्टर क्लास 12 चली गई थी, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है वहीं से 5 ईयर इंटीग्रेटेड, तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी का कैंपस था। हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, इंटरनेशनल होती थी, जिनमें हमें फॉरेन डेलीगेट से भी मिलने का मौका मिलता था, और हमें इतना एक्सपोजर मिलता था कि हम उनके साथ कॉन्फ्रेंस के टाइम पे फूड का भी बात होती थी, तो मुझे यूजुअली फूड कमेटी का ही हेड बनाया जाता था। कमेटी जो बनाई जाती थी उसमें फूड एंड हॉस्पिटैलिटी में मुझे ही वो किया जाता था, हेड बनाया जाता था। तो हम लोगों ने बहुत एक्सपोजर मिला यूनिवर्सिटी से, और उस यूनिवर्सिटी की बदौलत ही है जो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। वैसे वहाँ का जो कैंपस में देखते हैं कि भाई लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहता हूँ, लड़के परेशान भी करते हैं, कभी ऐसा आपको भी फील हुआ? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उस टाइम में बहुत फ्रेंडली माहौल था, इस तरीके की चीज़ें कुछ भी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में। लेकिन लड़कियां तो काफ़ी शिकायतें करती है अथॉरिटी को भी कि भाई हमें कैंपस में इस तरीके की दिक्कतें आती है। माइट बी ये इश्यूज अब एमर्ज होने लगे होंगे, मुझे तो अभी किए हुए भी 5 साल हो चुके हैं मास्टर्स,
तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था आज तक कभी, और मैंने किसी का देखा भी नहीं किसी के और के साथ हुआ मैं हो फिर तो। आपके ना जो पीएचडी का जो टाइम है उसी पे आना चाहूँगा जी। कि जैसे अभी पिछले दिनों काफ़ी लड़कियों ने कंप्लेंट्स की है कि भाई उनके जो सुपरवाइज़र है, गाइड है, वो उनको हरास करते हैं और सेक्सुअली हरासमेंट भी उनको की जाती है उनकी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने ऐसा सुना है बट ऐसा मेरे साथ हुआ कभी नहीं है। तो मैं तो अपना पहले ही आपको पीएचडी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी जो गाइड थी उन्होंने मुझे कभी आज नहीं, तक आपकी तो गाइड जो है वो फीमेल थी, तो वो बात तो आप पे लागू नहीं होती, लेकिन जैसे वो अलग तरीके से जो फीमेल होती है, वो कहते हैं ना महिला महिला की दुश्मन होती है, ऐसी भी एक कहावत है, तो ऐसा भी कभी पर आपको? नहीं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। वो मेरे लिए मदरली फिगर रही हैं और उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अगर कोई भी मुझे डिपार्टमेंटल इशू आता था तो वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं। अपनी प्रिपरेशन जो है कैसे की और कितने घंटे पढ़ते थे आप? पीएचडी का जब एंट्रेंस था तो मुझे दिन रात एक करनी पड़ी, क्योंकि एंट्रेंस बहुत आसान नहीं होता है पीएचडी का, और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, जनरल कैटेगरी के लिए तो बहुत बड़ा टास्क था। और फिर उसके बाद ये था कि मेरे को मेरा फोकस था कि मुझे पीएचडी ज़रूर करनी है, बिकॉज़ मेरे फादर मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और उनका एक सपना था कि पीएचडी तो ज़रूर करनी है, उससे पहले रुकना नहीं है। तो बीच में मैंने फॉरेन जाना भी, सेटल होना भी सोचा, बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, पीएचडी यहीं से करोगी, एंड चांसफुली मेरा एडमिशन भी हो गया और मेरी पीएचडी भी हो गई यहीं से। तो मुझे पीएचडी के उस दौरान ये भी लगा कि लड़कियों को पढ़ना भी चाहिए और हायर एजुकेशन तक ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बैचलर्स तक आपकी अलग थॉट प्रोसेस होता है सोचने का, आपकी अलग जो है स्टैंडर्ड होता है, और मास्टर्स जब आप कर लेते हो तो आपका थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रेज हो जाता है, और पीएचडी करने के बाद तो देयर इज़ अ हॉराइजन, आप कुछ भी कर सकती हैं कहीं भी कैसे भी, और कितने अच्छे तरीके से आपको सोसाइटी जो है वो भी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट देती है, जो मैंने देखा पीएचडी करने के बाद। और फिर सोशल वर्क में आने के बाद तो मुझे और भी ज़्यादा मान सम्मान मिला है रोहतक शहर के अंदर भी, और बहुत लोग आपको चीफ गेस्ट बुलाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी हर जगह पे प्रेज़ होती है। क्योंकि एक तो आप हायर एजुकेशन आपने ग्रहण की है, तो उस सब चीज़ों के लिए। तो पीएचडी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए युवाओं को, खासकर जो इंग्लिश लैंग्वेज का है? जी। तो आपने कोई नोट्स बनाए, कहाँ से तैयारी की, कहीं से को आपने कोचिंग भी ली या नहीं ली, वो सब चीज़ें युवाओं को पता होना चाहिए। नहीं, मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली, और मैंने पीएचडी के टाइम पे, क्योंकि हम लोग थॉरली मास्टर्स में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में थे, तो हमारे स्टार्टिंग से ही हमारी आदत थी कि हम लोग नोट्स बनाते थे, और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स थे, हमारे डॉक्टर एसपीएस दहिया सर, उन्होंने इतनी हमें स्टार्टिंग से ही ये गाइडेंस दी कि आप नोट्स बनाइए, और वही नोट्स आपके पीएचडी के एंट्रेंस में काम आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उसी को ही हम लोगों ने ग्रास्प करना शुरू किया, और उसके बाद पीएचडी का एंट्रेंस था वो क्लियर कर लिया, कंप्लीट हो गया। कौन सी रैंक आई? रैंक तो उस टाइम में कुछ ऐसा नहीं थी हम लोगों की, क्योंकि कुछ ही सीट्स थी, तो मुझे याद नहीं है कि मेरी रैंक क्या थी। होता ना मेरिट में आए कि भाई 1 नंबर पे हो, 2 पे है, 3 पे? हाँ, नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है मुझे। कितनी सीटें थी उस टाइम पे? 14 सीट्स थी, 14 सीटें तो इसलिए आसानी से हो गया। पर 14 सीट जर्नल के लिए नहीं थी ना। उसमें हमारी जो कोटा वाली सीट्स है वो अलग हो जाती है, तो हमारे पास तो कुछ ही हैंडफुल ऑफ सीट्स बचती हैं। तो जैसे ही आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसके बाद आपने थीसिस लिखने में और वो सब चीज़ें में कितना टाइम लगाया और कितने कितने घंटे रात तक पढ़ते थे? उसमें हमें 3 साल मैंने पूरे लगाए अपने, और क्योंकि जो मेरा टॉपिक था वो फूड रिलेटेड था, तो मुझे पूरा दिन भी लगाने में दुखता नहीं था या बोर नहीं होती थी मैं, क्योंकि मैंने फूड, जेंडर और आइडेंटिटी, ये तीनों ही मेरे जो पसंद का टॉपिक था कह सकते हैं। तो मुझे उसको ही दिन रात लगी रहती थी उसी के अंदर ही, कि मुझे फूड के साथ कैसे मैं इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊँ। और जो फॉरेन लैंड में जाके डायस्पोरिक वुमेन राइटर्स ने काम किया, उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिली,
और तब तक मैं बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंड पे घूमी भी नहीं थी, तो मुझे वहाँ की चीज़ें यहाँ बैठ के पढ़ने में तो मज़ा आया ही आया। और उसके बाद जब मैं फॉरेन ट्रैवल किया मैंने, तो मैंने वो चीज़ें खुद भी एक्सपीरियंस की कि मेन हमारा प्रॉब्लम आती है फूड, एंड देन योर आइडेंटिटी इज़ ऑलवेज क्वेश्चन मार्क देयर। वहाँ पे जो जैसे ये वुमेन राइटर्स थी, ये मैरिड इंडिया में हुई, उसके बाद ये फॉरेन लैंड पे जाके अपने हस्बैंड के साथ सेटल्ड होती हैं, तो लॉन्ग टाइम बैक, अभी तो लड़कियां बहुत बहुत कुछ कर चुकी हैं तो आसान है उनके लिए सेटल होना, बट उस टाइम में वो सिर्फ क्योंकि कन्फाइंड टू किचन रह जाती थी, तो उनकी स्ट्रगल्स भी और उनकी जो हम ये कहें हरासमेंट और एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू किचन ओनली। तो आप कौन कौन से कंट्री में गए जब इस थीसिस लिखने के दौरान? मैं अपने रिलेटिव्स के पास ट्रैवल किया है मैंने, तो मैं लंदन गई हूँ और मैं फ्रांस भी गई हूँ, पेरिस बेसिकली। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़, और दुबई भी होकर आई थी, बट फ्रांस में मैंने देखा कि उनका फूड कल्चर और बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अपने यहाँ पे जैसे शादी होती है तो हम लोग प्रॉपर बुफे लगाते हैं, तो उसमें आप ये देखिए कितना वेस्टेज ऑफ फूड होता है, आप कितना खा लेंगे। इतने बड़े बड़े शेफ एंड डिश में खाना यहाँ लगा होता है, तो उसमें से हम मुश्किल से 1 चम्मच सारी डिशेस को अगर कवर करना चाहे तो 1 चम्मच ही ली जाती है। तो फॉरेन में मैंने देखा उनका कल्चर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा, एक तो वेस्टेज नहीं है इस चीज़ के अंदर। पेरिस में मैंने एक शादी अटेंड करी थी अपनी कज़न के यहाँ, तो वो उस शादी के अंदर हमें पर डिश सर्व हो रही थी और उतना ही सर्व होता था जितना एक इंसान खा सकता है। यहाँ की तरह नहीं था कि बहुत कुछ लगा प्लेट हुआ भर है, लिया और उसको फिर वो छोड़ दिया पनीर ऐसे। भर लिया और उसे डस्टबिन में फेंक रहे हैं। तो मुझे ये देख के बहुत दुख होता है यहाँ पे भी कि जिन बच्चों को मैं खाना देने जाती हूँ उनके पास तो एक मील भी नहीं है, और हम यहाँ पे 3 मील ऑलमोस्ट एक प्लेट में डाल के वेस्ट कर देते हैं जो उन बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने इंडिया से तो प्यार है ही है, लेकिन अगर आपको दूसरे देश में कहीं पे कंट्री में अगर बसना हो, सेट होना हो, तो कौन से देश को मुझे चूज करोगे? सबसे बेस्ट लंदन लगा, क्योंकि वहाँ के लोगों में क्या है कि उनके अंदर वो सेंस है कि वो हेल्पिंग बहुत है। ठीक है, वहाँ पे अपना आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, पर ये है कि हेल्पिंग बहुत ज़्यादा है। फ्रांस की तरह नहीं है, फ्रांस वाले थोड़े से हम ये कह सकते हैं एडमेंट है, वो आपको अपनी फ्रेंच के अलावा कोई और बात नहीं करते, इंग्लिश लैंग्वेज तो आप भूल ही जाइए। तो लंदन में ये है कि आपको वो इंग्लिश गाना भी तो है लैंग्वेज ना इंग्लिश में, वो लंदन ठुमकदा क्या है? लंदन ठुमकदा बिल्कुल, वो गाना तो है ही तो बिल्कुल। वास्तव में वो लंदन ऐसा ही है, वो ठुमकदा ही रहता है। लंदन मुझे लगता है कभी सोता ही नहीं है, अच्छा, सोता ही दिन नहीं। रात चलता ही रहता है, तो वो ठुमक ही रहा है देखा जाए तो। तो लंदन में वैसे तो रहना तो बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव है, जी। तो हर बंदा तो वहाँ पे नहीं रह नहीं सकता। रह लेकिन आप जैसे जो पीएचडी करके वहाँ पे अगर एजुकेशन में या किसी और उसमें प्रोफेशन में अपना करियर बनाए तो संभव है। जी, वो बिल्कुल संभव है, पर मैं तो अपने रिश्तेदारों को मिलने गई थी वहाँ पे, तो मुझे तो जो कुछ समय मैं रुकी वहाँ पे, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी वहाँ की कि बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं वहाँ पे लोग। अगर कोई रास्ता भी पूछ रहे हैं तो वो आपको प्रॉपर वहीं तक ड्रॉप कर कर आएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे उस देश के अंदर। पर आइसोलेशन है, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि बहुत मुश्किल है अकेले रहना। और वहाँ पे हमारी तरह नहीं है कि किसी का भी दरवाज़ा किसी भी टाइम खटका दीजिए और अंदर एंट्री मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पहले ही अपॉइंटमेंट मगर लेनी पड़ती है। बिन बुलाए मेहमान कोई नहीं जा सकता। बिन बुलाए मेहमान वाला तो वहाँ पे कोई है अपने ही यहाँ नहीं। पे है। अपने यहाँ पे बिल्कुल है, अपने यहाँ पे तो दरवाजे पे खड़े हो कहेंगे हम आ गए। हम आ गए, किसी भी टाइम बोले दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई भी टाइम हो, तो यहाँ पे तो हमारी मेहमान नवाजी तो फिर इंडिया में ही है। अच्छा, लड़कियों के या महिलाओं के कौन कौन से राइट्स है या उनके कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप देखते हैं, आपने कभी फील किया हो कि ये समस्याएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए या इनके समाधान होना चाहिए? गर्ल्स के देखो, ईव टीजिंग जो है वो आजकल देखने में ज़्यादा आ रही है, और अगर हम ये देखें कि जो मैं स्लम एरिया की गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो उनके साथ भी हरासमेंट बहुत ज़्यादा है, और उनको सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि सब लोग एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक कमरे के अंदर ही भाई भी है, वहीं फादर भी हैं, और कोई उनका फैमिली मेम्बर भी, कज़न्स हैं या कोई भी है, सब लोग एक ही कमरे के अंदर रह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है स्लम गर्ल्स के लिए अपने आप को
ठीक से रहना उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो और नॉर्मली जो गर्ल्स के लिए अगर हम देखा जाए तो ईव टीजिंग जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है आज के टाइम में, और यही सब है जो मेन गर्ल्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे जो आप जिन स्लम बस्ती में जिन परिवारों की हेल्प करते हो, उनके बच्चों को पढ़ाते हो, खाना भी खिलाते हो, तो कोई आपने कोई एनजीओ से जुड़ने का काम सोचा हो कभी, या खुद की एनजीओ कभी बनाने के मन में आया हो? नहीं, मैंने आज तक नहीं सोचा, क्योंकि मैं एक फ्री बर्ड हूँ। और अगर हम बात करें एनजीओ की, तो वो बैनर के नीचे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए कैपेबल हूँ कि मैं कर पाऊँ, और मैं सुटेबल भी नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को अडॉप्ट कर लूँ। तो मुझे तो यही लगता है कि जितना मेरे से बिना किसी बैनर के नीचे काम होता है तो मैं वो कर लूँ। तो मैं आज तक नहीं जुड़ी कभी भी इन सब चीज़ों से। तो मुझे लगता है ये अगर आप खुद ही एक समाज सेवा कर सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैनर के नीचे बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो आपने जैसे जॉब नहीं मिली तो कभी ये जैसे इतना अच्छा खाना बनाते हो, रेसिपी आपके पास डिफरेंट होती है, तो कभी क्लाउड किचन चलाने का मन में आया विचार? मेरे मन में कभी नहीं आया ये सब करने का, क्योंकि मैंने पीएचडी कर ली तो मुझे लगा कि प्रोफेशनली तो मैं आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन होगा ही हमारे लिए। तो क्लाउड किचन नहीं मुझे, क्योंकि इन बच्चों को खाना खिला के जो सुकून मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। तो इस तरीके के जो टीवी रियलिटी शोज होते हैं, ये मास्टर शेफ या इस तरीके के और भी कई प्लेटफार्म है, तो हाँ कभी वहाँ जाने का मन नहीं किया? नहीं, मेरा कभी मन नहीं किया वहाँ जाने का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं इन बच्चों की सेवा में रोहतक में ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से बाहर जाने के बाद थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आएगी इनको सेटल डाउन करने में, तो वो कौन करेगा, क्योंकि कोई और नहीं है मेरे साथ, मेरे पीछे जो मेरा काम संभाल ले। तो गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है? बिल्कुल है बिल्कुल। जब इतना पढ़े हैं तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी चाहिए। तो जब इतने पढ़े हो तो आप और भी प्राइवेट सेक्टर में भी कामयाब हो सकते हो, तो गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? गवर्नमेंट जॉब इसलिए क्योंकि वो एक स्टेबल है, और मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनूं। तो पापा कौन से डिपार्टमेंट में थे? मेरे फादर डिप्टी रजिस्ट्रार थे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ही। तो पापा का जाना कब हुआ, एक्सपायर हो गए थे उसके बाद, तो एकदम से आपको लगा होगा कि परिवार में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है? जी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और 2018 में उनका कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया था। तो बट उसके बाद भी मैंने ये सोचा कि उनकी जो डिज़ायर्स थी या जो उनका वो था कि देवना ऐसा करे, तो मैं उन चीज़ों पे चलने लगी। और ये जो फूड वाला आप पूछते हैं मुझसे सोशल वर्क का, तो ये इंस्पिरेशन मुझे उन्हीं से मिली थी, क्योंकि वो ऐसा करते थे। और मुझे लोग बताते हैं कि मैंने अपनी दादी जी को नहीं देखा है, पर मैंने सुना है कि हमारे घर से कभी कोई भूखा नहीं गया है। वो 4th क्लास की बेसिकली बात करते हैं। तो जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब मुझे यही बताते हैं कि उनके हाथ में भी ये एक हुनर था। तो मुझे लगता है कि इनहेरिटेड मेरे पास आ गया। दादी की जो पाक कला वो आपके पास आ जी, गई? वो मेरे पास इनहेरिटेड आ गई। तो मुझे लगता है कि उसी से ही मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ये लोगों को और खिलाऊं। और जब मैं उनकी स्टोरीज सुनती हूँ कि दादी ऐसे ये बनाती थी और ऐसे करती थी, और जो रिलेटिव्स बताते हैं, या फिर कई बार जो हमारे नगर निगम वाले जो होते हैं, ये जो स्ट्रीट पे जो काम करते हैं, वो बताते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं और उनकी सेवा करूं। तो आपने कोई ये रेसिपी पे कोई किताब भी लिखी, बुक भी लिखी? हाँ जी, मैंने 2017 में मेरी कुक बुक रिलीज़ हुई थी, ग्रेट इंडियन कुक बुक के नाम से। और उसको रिलीज़ किया गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के ही सभागार में। और वहाँ पे फॉर्मर मिनिस्टर थे हमारे जो रामविलास शर्मा जी, एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने हमारा ये बुक मेरी रिलीज़ की थी। और लाइव अपने सीएम साहब भी थे, खट्टर साहब, उन्होंने भी उसको तो लाइव कौन सी रेसिपी उसमें बुक में है? उस बुक के अंदर मेरी 25 रेसिपीज़ हैं, जिसके अंदर बेसिकली स्नैक्स हैं और चाट्स हैं, हमारी जो इंडियन चाट है उसके बारे में है सारा कुछ।
तो मैंने वो निकाली थी टीनेजर गर्ल्स के लिए। जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा था कि लड़कियां भी खाना कम बनाती हैं, जाती ही नहीं किचन में। लड़कियां किचन में नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। और आजकल मॉडर्न ज़माना है, तो हम चुटकी बजाते हैं, ब्लिंकिट आ जाता है, चुटकी बजाते हैं, जोमेटो हमें फूड डिलीवर कर देता है। हम तो लड़कियों से बात करते हैं कि क्या किचन में क्या बनाना आता, तो कहती मैगी बना सकते हैं। ये इंटरेस्ट की बात है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किचन में जाना एक टाबू नहीं है। उससे उसको किचन में आप जितना वो करेंगे, आपका खुद का भी एक होराइजन डेवलप होता है। और किचन के अंदर ही हमारी सारी जो बीमारियां हैं उसका भी समाधान किचन में ही है। तो ज़्यादातर आजकल मैंने लोगों को देखा है कि हम लोग होम्योपैथिक्स और इन दवाइयों पे डिपेंड रहते हैं। ये हो गया, फटाफट दवाई ले लो तो आप 15 मिनट में आपको आराम आ जाएगा। बट अगर हम किचन के प्रोसेस के थ्रू जाएं तो वो 30 मिनट ज़रूर लेगा, बट वो प्रोलॉन्ग्ड रहेगा आपके लिए। अच्छा, एक फ्रेंच कहावत है कि इंसान आदमी के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। जी। तो आपके जीवन में वो आदमी कब आएगा? बिल्कुल, आपने सही पूछा। अब वो देखिए, सुटेबल जब भी मुझे मिल जाएगा तो मैं तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी ही आ जाएगा। अभी ऑफर आई नहीं है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, आ जाएगा कभी ना कभी तो। अच्छा, लड़कियों को कितना खुला छोड़ना चाहिए? जैसे आप तो बिल्कुल फ्रैंक रहे हैं और परिवार ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन कहते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा छूट देते हैं तो बिगड़ जाती है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आज का ज़माना थोड़ा सा अलग है, मेरा वाला टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको उनकी लिमिट्स बताएं नहीं, वो आपको देख के ही सीख जाते हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे पे एक पेरिफेरी बना देंगे कि इससे बाहर, इस दायरे से बाहर आपको जाना ही नहीं है, तो वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और फिर वो अलग रास्ते चूज़ करेंगे। जो प्रॉब्लम मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि अगर हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उनको सप्रेस कर देते हैं तो वो एक दिन एक्सप्लोड हो जाते हैं, और एक्सप्लोड होने के बाद वो ऐसा उनके साथ हो जाता है कि फिर वो वापस उसी फॉर्म में आना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा छूट भी नहीं देनी चाहिए, बट उनको ये ज़रूर बताना चाहिए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों का एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहना चाहिए उनके साथ, तभी वो आपके साथ वो सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं वो आपके साथ करेंगे। इंटरनेट मीडिया को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी एडिक्शन है आजकल, और मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं उसके ऊपर बैठ के। तो इंटरनेट के लिए उनको अच्छी चीज़ें अगर वो देख रहे हैं और कुछ क्रिएटिव देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए, बट उसके ऊपर गलत चीज़ें जो ज़्यादा बच्चों को बच्चों की तरफ वो हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चे उसकी तरफ, वो थोड़ा सा हमारे लिए एक सोच का विषय है आज के टाइम में। क्योंकि बच्चे जो हैं वो गुड सोर्स ऑफ एजुकेशन या वो सब ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, वो गलत चीज़ें ज़्यादा सीख रहे हैं। तो आप भी तो इंटरनेट मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हो। बिल्कुल, मैं एक्टिव रहती हूँ, और मैं अपनी वीडियोस इसीलिए वहाँ पे पोस्ट करती हूँ ताकि लोग उससे देख के इंस्पायर हों। और बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रही हूँ, रोहतक में नहीं, रोहतक से बाहर भी इंस्पायर हुए हैं। और मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आप मुझे रेसिपीज़ बताइए, हमें 50 लोगों के लिए बनाना है, 30 लोगों के लिए बनाना है, तो क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, क्या रेशियोज़ रहेंगी। तो लोग इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, टीनेजर खासकर गर्ल्स जो होती है उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो शेयर नहीं कर पाती अपनी मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ, और उनको काफ़ी दिक्कतें भी है, वो मेडिकली भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए, उनके लिए सेक्स एजुकेशन है या उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या होना चाहिए? ये जो अवेयरनेस के लिए आप कह रहे हैं, सेक्स एजुकेशन, ये स्कूल लेवल से ही होना चाहिए। जब बच्चे टीन एज में आते हैं उनको स्टार्टिंग से ही हम एजुकेट अगर करना शुरू कर दें तो शायद ये चीज़ें छुपाने के लिए और इस तरीके से बच्चे कभी नहीं करेंगे। जब उनको नॉलेज होगी तो उनको अपने आप ही पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या हमारे साथ कोई अगर मिसबिहेव भी कर रहा है, गुड टच एंड बैड टच भी हम बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें स्कूल लेवल से ही अगर उनको सिखाई जाए और बताई जाए
तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि हम इस चीज़ को लड़कियां जो हैं वो कुछ अलग से देखें। तो आप तो ऐसे स्कूल्स में भी जाती हैं और वैसे भी कॉलोनीज में भी जाती है जो स्लम बस्तियों हो, आपके सामने कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम लड़की लेके आती है? हमारे सामने कोई आज सच प्रॉब्लम तो कभी बच्चे नहीं लेकर आते, क्योंकि वही बात है जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि उनको एजुकेट ही नहीं किया गया है। बट जब हम उनसे पूछना शुरू करते हैं, अगर कोई बात करें फ्रेंडली होकर, तो वो बिल्कुल ठीक से जवाब देती हैं और चीज़ें बताती भी हैं। और इन चीज़ों के लिए हम कई बार डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर देते हैं कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा गाइड कीजिए। तो हम आज आप क्या मैसेज देना चाहोगे, खासकर जो आप जैसे युवा है उनके लिए, कि वो कैसे तैयारी करे, जॉब नहीं मिली तो पेशेंस कैसे रखे, मेंटल स्ट्रेस को नहीं आने दे? तो क्योंकि आपको भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, लेकिन हमेशा आप अपने को बिजी रखते हो, किचन में रखते हो या सामाजिक कार्यक्रमों में रखते हो, तो ऐसा युवाओं को क्या करना चाहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज देना चाहूँगी कि पेशेंस बना के रखिए और हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हर वक्त ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में जाएं या कुछ और अलग तरीका अपनाएं कि हमें, बहुत सारे लोग तो सर डेथ सेंटेंस तक उस तक भी आ जाते हैं, फांसी लेने तक भी आ जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को साइड कर देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो क्यों ना हम किसी और के काम आ जाएं। और अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम सैलरी वाली जॉब भी मिलती है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे लगता है जो। और अपने आप को बिजी रखिए, सबसे बड़ा टास्क तो यही है लाइफ में। तो आज हमारी ख़ास मेहमान डॉक्टर देवीना बुधवार ने काफ़ी ऐसी बातें हमारे साथ शेयर की हैं कि जो आपके युवाओं के लिए काम की भी है और ख़ासकर महिलाओं की और लड़कियों के लिए भी काफ़ी मोटिवेट करने वाली बातें हैं। तो देवीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया।